अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो प्रॉपर्टी की सेग्रीगेशन मुख्तलिफ तरीके से की जा सकती है। रेट ऑफ प्रॉपर्टी, साइज़ ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए इस्तेमाल करनी है या उस एरिया में प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आज प्रॉपर्टी की सेग्रीगेशन एक डिफरेंट तरीके से करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये भी एक टाइप होती है जिससे आप प्रॉपर्टी की सेग्रीगेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि मैं आज प्रॉपर्टी की सेग्रीगेशन कैसे करने जा रहा हूँ। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी प्राइस हर एक को पता होती है और उसकी फेयर वैल्यू निकालना इंतहाई आसान होता है, बल्कि हर शख्स को तकरीबन पता होता है कि उसकी फेयर वैल्यू क्या है। दूसरे नंबर पे ऐसी प्रॉपर्टी जिसका लोगों को नहीं पता होता कि उसकी फेयर वैल्यू क्या है और प्राइस उसकी डिटरमिन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। इस बुनियाद पे सेग्रीगेशन करने जा रहा था मैं आज प्रॉपर्टी की। तो आज का मेरा टॉपिक है सही प्रॉपर्टी की प्राइस का तयन करना। अब पहली किस्म में तो सही तयन हो ही जाता है क्योंकि हर शख्स को बच्चे बच्चे को पता होता है कि वहाँ पे कीमत क्या है। दूसरी किस्म में आपको पता नहीं होता, तो हमारा आज का टॉपिक का डिस्कशन जो होगी वो फोकस करेगी दूसरी किस्म की प्रॉपर्टी पे, जिसमें आपको बिल्कुल पता नहीं लग रहा होता। शायद 10 घर दूर बिल्कुल और रेट होता है और 10 घर इधर बिल्कुल मुख्तलिफ रेट होता है, या ब्लॉक टू ब्लॉक, गली टू गली रेट इतना वेरी कर रहा होता है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती, या वहाँ प्रॉपर्टी बिकने के लिए होती ही नहीं है, वही एक प्रॉपर्टी या उसके साथ एक दो और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो फॉर सेल होती हैं। तो सही तयन प्राइस का करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे पहले कि मैं चलूँ और आपको बताऊँ कि सही तयन कैसे किया जा सकता है उस प्रॉपर्टी का, मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी होती कैसी कैसी हैं जिनमें आपको प्रॉपर्टी की प्राइस का पता ही नहीं चल रहा होता। सबसे पहले आ जाती हैं हाईली कमर्शियल प्रॉपर्टीज। मैं मिसाल देता हूं गुलबर्ग लाहौर की MM आलम रोड, उस पे एक आध प्लॉट फॉर सेल होता है और वो शख्स अपनी मुंह मांगी कीमत मांग रहा होता है। अब आपको पता नहीं होता कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है, क्या ये सही मांग रहा है या बहुत ज़्यादा मांग रहा है या मे भी कम मांग रहा है, आपको एक अच्छी डील मिल रही है। तो इस तरह की एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत सारी जगहों पे। आपको और भी ऐसी मिसालें मिल जाएंगी इस किस्म की प्रॉपर्टीज़ की। 2-4 गलियां छोड़ के आपका रेट वेरी कर रहा होता है। एक गली में रेट 5 करोड़ होता है, एक गली में 8 करोड़ होता है, तो आपको समझ नहीं आ रही होती। और अगेन इसमें भी वही बात हो रही होती है कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं होती सेल करने के लिए, तो आपको फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही होती। प्रॉपर्टी का कमर्शियल होने का चांस है। आपको पता है हमारे मुल्क में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कभी भी कमर्शियल हो सकती है, सेमी कमर्शियल हो सकती है, काफ़ी कुछ यहाँ हो जाता है। तो वो प्रॉपर्टीज़ जिसका कमर्शियल होने का चांस है उसकी क्या प्राइस है, क्या प्राइस होनी चाहिए, परसीव्ड वैल्यू क्या है, ये सब इस तरह की प्रॉपर्टीज़ भी आपको प्राइस का तयन करना बहुत मुश्किल कर देती हैं आपके लिए। घरों की कीमत का तयन भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक घर पुराना बना होता है, एक नया बना होता है। बाज़ दफ़ा पुराने की क्वालिटी अच्छी होती है, नई की इतनी अच्छी नहीं होती, दोनों बराबर मांग रहे होते हैं। एक में आप जाते हैं, वो कहते हैं जी दरवाजे सारे देहार की लकड़ी के लगे हैं या कुछ और, मतलब मल्टीपल रीजंस होते हैं। एक ही गली में मुख्तलिफ रेट होते हैं। एक शख्स 2 करोड़ मांग रहा होता है, एक 1.5 करोड़ मांग रहा होता है, उसमें शायद पार्शियल बेसमेंट बनी होती है, इसमें बेसमेंट नहीं बनी होती। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसकी प्राइस का तयन भी। इंडस्ट्रियल लैंड की कीमत का तयन भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली ये एग्रीकल्चर एरिया में होती है और एग्रीकल्चर लैंड सस्ती मिल रही होती है और ये महंगी मिल रही होती है। ऑब्वियसली इसमें आपकी बाउंड्री वॉल होती है, आपकी डेवलपमेंट हुई होती है, मल्टीपल और चीज़ें होती हैं, आपको बिजली का कनेक्शन मिल जाता है। तो इस वजह से इसकी कीमत का भी सही से तयन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मुझे एग्रीकल्चर लैंड ले लेनी चाहिए वहाँ पे या इंडस्ट्रियल लैंड लेनी चाहिए। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी या ज़री प्रॉपर्टी जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं होती, कोई बेच रहा होता है, पानी की सिचुएशन डिफरेंट होती है, किसी पे सिर्फ बारिशी पानी आ रहा होता है, किसी पे नहरी पानी आ रहा होता है, तो प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी कीमत वेरी करती है। इसके अलावा ऐसी प्रॉपर्टी जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जिसका दिन ब दिन रेट बदल रहा होता है, कभी कम हो रहा होता है, कभी ज़्यादा होता है, उसकी भी कीमत का तयन किसी हद तक मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मुतफर्रिक प्रॉपर्टीज़ या जिन्हें हम मिसलिनियस प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं, उसमें मैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ शामिल करूँगा जिसमें आपको शायद पाला पड़ गया और आपने वो ख़रीदनी भी है और रेट का तयन करना मुश्किल है। तो चलें अब हम देखते हैं कि क्या क्या बातें आप कर सकते हैं या क्या क्या काम आप कर सकते हैं उन प्रॉपर्टीज़ की रेट का तयन करने के लिए। मैं ये आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि वो एक काम आपने करना है और रेट का तयन हो जाएगा। मैं आपको मल्टीपल बातें बताऊंगा, उनमें से कुछ बातें आपको कम से कम करनी होंगी, उसके बाद आपको किसी हद तक उस प्रॉपर्टी के रेट का तयन आप कर पाएंगे।
उस जैसी प्रॉपर्टी ढूंढें जो फॉर सेल हो। आपको ज़्यादातर केसेस में प्रॉपर्टी नहीं मिलती, लेकिन ढूंढे तो सही। मेरे ख्याल में 30 से 40% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको उस जैसी प्रॉपर्टी वहाँ मार्केट में आई मिल जाती है। तो अगर उस जैसी प्रॉपर्टी आपको मिल गई है तो दोनों को एवेल्यूएट कर लें, आपको पता लग जाएगा कि वो कितने मांग रहा है और ये कितने मांग रहा है, और आपकी ऑप्शंस भी वसी हो जाएंगी। उससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी से मेरे कहने का मतलब है कि 90% उस जैसी, अगर 90% उस जैसी है या 110% उस जैसी, अगर 90% या 110% उस जैसी है तो जो वो मांग रहा है उसे उतने % से मल्टीप्लाई करके आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाती हैं। यानी कि कहने का मतलब है थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा लगाएं ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढने की कि जो उस इलाके में उससे बिल्कुल मिलती जुलती आपको मिल रही हो। नेबरिंग मार्केट या हमसाया मार्केट में प्रॉपर्टी की प्राइसेस पता करना शुरू करें। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक प्रॉपर्टी थी लाहौर गुरु मार्केट रोड गुलबर्ग पे, वो अब कमर्शियल एरिया है। तो मैंने ये देखा कि गुलबर्ग में और कौन सी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ फॉर सेल हैं और उससे बेंचमार्क करना शुरू किया। ये नहीं करना शुरू किया कि उनका रेट इनके रेट से कंपेयर करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू लेट से इस वाली प्रॉपर्टी से जो मुझे प्रॉपर्टी ऑफर हुई थी इससे 50% होना चाहिए। तो अगर उसका रेट 5 करोड़ रुपए है तो इसका रेट 10 करोड़ रुपए होना चाहिए था। इस तरह मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज से बेंचमार्क करना शुरू किया। इसी तरह गुरु मांगट रोड के साथ कैवलरी का एरिया आ जाता है जहाँ कमर्शियल प्लाजास हैं, उनका भी मैंने रेट लिया और उसे भी इसके साथ बेंचमार्क करना शुरू किया। और एक मुझे प्राइस की असेसमेंट आना शुरू हो गई। एक तो प्राइस की असेसमेंट आती गई, साथ में मुझे और ऑप्शंस खुलती गई, मुझे कुछ और प्रॉपर्टीज़ नज़र आना शुरू हो गई और मेरी बार्गेनिंग पावर उस प्रॉपर्टी के लिए बेहतर हो गई क्योंकि मेरे पास अब मल्टीपल ऑप्शंस थी उसी जगह पे उसी इलाके में, और मैं उन्हें अच्छे से बता भी पा रहा था कि मुझे इतने पे प्रॉपर्टी फ़लाँ जगह मिल रही है, वो तो आपकी प्रॉपर्टी से बेहतर है, और इस जगह पे भी मिल रही है लेकिन आपसे आधे रेट पे मिल रही है। तो मेरी निगोशिएशन उनसे बहुत बेहतर हो गई और मुझे रेट का भी साथ साथ किसी हद तक उस प्रॉपर्टी का अंदाज़ा होना शुरू हो गया। हिस्टोरिकल डेटा इकट्ठा करना शुरू करें और ये चेक करना शुरू करें कि अभी तो कोई प्रॉपर्टी फॉर सेल नहीं है, लेकिन क्या कुछ अरसे पहले या कुछ ज़्यादा अरसे पहले कोई प्रॉपर्टी बिकी है। आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा किसी हद तक। मैं मिसाल देता हूँ, मुझे इस प्रॉपर्टी जो मेरी थी इसके इर्द गिर्द कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, लेकिन एक लेट से 3 महीने पहले प्रॉपर्टी बिकी थी। अब 3 महीने पहले लेट से वो 10 करोड़ की बिकी थी प्रॉपर्टी और ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट 20% बढ़ गई है। तो मुझे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि 10 करोड़ की ये थी, अब प्रॉपर्टी वहाँ 12 करोड़ की होनी चाहिए। इससे आपको एक अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। साथ में अगर आपको बिल्कुल नियर पास्ट में नहीं मिलती कोई प्रॉपर्टी तो थोड़ा सा दूर चले जाएं, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। हमने असेसमेंट करनी है और उस नंबर के करीब से करीब आना है जो उसकी वैल्यू है। तो ये भी एक तरीका बहुत अच्छा होता है कि आप मार्केट को स्टडी कर लेते हैं और आपको पता लग जाता है। और फिर वही बात कि बार्गेनिंग पावर बेहतर हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि 3 महीने पहले वहाँ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी थी, तो आप उन्हें जाके कह सकते हैं कि जी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी थी, आप अब 15 क्यों मांग रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। एक्सपीरियंस लोगों से उस प्रॉपर्टी के असेसमेंट कराएं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने घर लेना है तो आप स्ट्रक्चर इंजीनियर कोई आपका जानने वाला है उसे लेके जा सकते हैं, आप किसी आर्किटेक्ट को लेके जा सकते हैं। अगर आपका बहुत ट्रस्टवर्दी कोई प्रॉपर्टी डीलर है तो उसे भी लेके जा सकते हैं। अगर ट्रस्टवर्दी नहीं है तो ना लेके जाएं, फिर वो मार्केट में प्रॉपर्टी को खुद बेचने की कोशिश करता है और इस तरह स्टार्ट हो जाता है। अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना है तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके जाएं और उससे पूछें, बिकॉज उन्हें मार्केट का पता होता है कि यहाँ मार्केट का रेट ये चल रहा है, यहाँ मार्केट का ये रेट चल रहा है। या मे बी उसका कोई ऐसा दोस्त होता है जिसने वही प्रॉपर्टी ली होती है और वो वहाँ पे बैठा होता है उसी मार्केट या उसी विसिनिटी में, तो वो आपको एग्जैक्टली बता सकता है। इसके अलावा और भी बहुत ऑप्शंस हो जाती हैं जिसमें आप टेक्निकल या मे बी उस फील्ड के लोगों से ये जान लेते हैं कि उस प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है। रेंटल वैल्यू यानी किराए की वैल्यू असेस करें कि आपको कितना किराया आ रहा है। मे बी आप जब
अंदाज़ा लगाएंगे तो जो वो मांग रहे हैं या जितने पे वो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, आपको पता चले कि रेंटल वैल्यू के हिसाब से तो वो 2% है या 3% है, जो कि बहुत कम है, तो उस केस में आपको वो प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो उस इलाके में ठेका कितना चल रहा है ये आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन का ठेका कितना है, उससे आप सालाना ठेका आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितने % रिटर्न मिल रहा है। अगर वो रिटर्न कम है तो इसका मतलब है आपको प्रॉपर्टी महंगी बेची जा रही है। दूसरे एरियाज़ की असेसमेंट करें और अंदाज़ा लगाएं कि आपको जो प्राइस ऑफ़र हो रही है वो दूसरे एरियाज़ के मुकाबले में कैसी है। अगर आपको दूसरे एरियाज़ में वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा मिल रही है तो ये प्रॉपर्टी आपको डेफिनेटली छोड़ देनी चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी की आपको एग्जांपल देता हूँ, ये प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है और ये प्रॉपर्टी 1 किलोमीटर का दोनों में फासला है, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू कम मिल रही है और इसकी वैल्यू ज़्यादा मिल रही है तो फिर तो मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। इसे मैं लूँ ना लूँ वो एक और क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह अगर हम एग्री प्रॉपर्टी की बात करें तो हो सकता है 5-10 किलोमीटर का डिस्टेंस कोई इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं होता, वहाँ कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही हो, वो आपको एक असेसमेंट दे देगी और दूसरा ऑप्शंस दे देगी। उस प्रॉपर्टी के प्लसेस और माइनसेस देखें और आप देखें कि आपके लिए स्पेसिफिकली कितने प्लसेस हैं और उस प्लसेस की वजह से आप कितना प्रीमियम दे सकते हैं। वो अगर 10 करोड़ मांग रहे हैं और आप एक्चुअली उसका 12 करोड़ भी दे सकते हैं तो फिर 10 करोड़ में लेने में क्या हर्ज है। हाँ, निगोशिएट ज़रूर कर लें कि 9 करोड़ 80 लाख की दे दें या 9.5 करोड़ की दे दें या 9 करोड़ की दे दें आपको, लेकिन आप उस चीज़ को भी एवेल्यूएट करें कि आपके लिए प्लसेस कितने ज़्यादा हैं। ये सब काम या इनमें से कुछ काम अगर आप करेंगे तो आप प्रॉपर्टी की, लैंड की एक्चुअल वैल्यू असेस कर पाएंगे। लें जी, आज के लिए इतना कुछ ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।